नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नामक आत्मकथा किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा लिखी गई है? हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर? ऑप्शंस थे आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन या युवराज सिंह। तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, शिखर धवन। बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पे। हाल ही में एरिक्सन के पहले भारत निर्मित एंटीना संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? In which city was Ericsson's first India manufactured antenna plant inaugurated recently? ऑप्शन है आपके पुणे, हैदराबाद, नोएडा या मानेसर। तो करेक्ट आंसर है आपका मानेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मानेसर स्थित VVDN इनोवेशन पार्क में एरिक्सन की एंटीना विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसने किया था? ध्यान रखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। यह संयंत्र उच्च प्रदर्शन नेटवर्क के लिए भारत में स्थानीय एंटीना इकोसिस्टम का विस्तार करता है और यह पहल मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में मंथन बैठक किसकी अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की है? Who chaired the Manthan meeting with state cooperative ministers on the occasion of the International Year of Cooperatives 2025? ऑप्शन है आपके नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, अर्जुन मुंडा या धर्मेंद्र प्रधान। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में मंथन बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 30 जून 2025 को अमित शाह जी ने नई दिल्ली में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक का उद्देश्य हर गांव में सहकारी संस्था स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर रणनीति बनाना था और राष्ट्रीय सहकारी नीति, प्राकृतिक खेती और त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से जुड़ाव जैसे विषयों पर चर्चा हुई। ध्यान रखिएगा, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी जो है भारत का पहला और एकमात्र सहकारी यूनिवर्सिटी है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में पुणे स्थित MILIT के कमांडेंट के रूप में किस रेयर एडमिरल ने पद कार्यभार संभाला है? Who has recently taken charge as the commandant of MILIT यानी कि मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे? ऑप्शन है आपके रेयर एडमिरल राजेश पेंधारकर, रेयर एडमिरल अरुण आनंद, रेयर एडमिरल V गणपति या रेयर एडमिरल संजय वात्स्यायन। तो अभी हाल ही में पुणे स्थित MILIT यानी कि मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके कमांडेंट के रूप में रेयर एडमिरल V गणपति जी ने कार्यभार संभाला है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। रेयर एडमिरल V गणपति ने पुणे, अच्छा ये तो हम लोगों ने जान लिया, वे एक अनुभवी नौसेना अधिकारी हैं जिन्होंने कई परिचालन, स्टाफ और शिक्षण पदों पर सेवाएं दी हैं। MILIT में उनका नेतृत्व त्रिसेवा तकनीकी परीक्षण और आधुनिक युद्ध तकनीकों में उत्कृष्टता को और सशक्त बनाएगा। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे किस महान चिकित्सक की स्मृति में मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ विच लेजेंडरी डॉक्टर? ध्यान रखना आपको, आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई को बनाया जाता है क्या? नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सवाल कह रहा है कि जो नेशनल डॉक्टर्स डे है ये किन की याद में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय या फिर डॉक्टर नरेश त्रेहान। तो करेक्ट आंसर है आपका डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991 में भारत सरकार ने की थी
यह दिन डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की स्मृति मनाया जाता है, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी थे। और 2025 की थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, जो डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है। याद रखिएगा, इस बार की थीम क्वेश्चन में आ सकता है। अगला सवाल, हाल ही में किस आध्यात्मिक नेता को न्यूयॉर्क सिटी द्वारा उनकी आध्यात्मिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है? Which spiritual leader was recently honored by New York City for his spiritual and community leadership? ऑप्शन है आपके सदगुरु जग्गी वासुदेव, राधा नाथ स्वामी, श्री श्री रविशंकर या फिर बाबा रामदेव। तो अभी हाल ही में राधा नाथ स्वामी जी को न्यूयॉर्क सिटी द्वारा उनकी आध्यात्मिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, मित्र तक, बहनों तक, जो भी पढ़ रहे हो, पढ़ने वाले हो, ताकि उन तक भी हमारी पहुंच बनी रहे। ठीक है, अगला सवाल नहीं है, अभी इसी सवाल का डिस्क्रिप्शन है। राधा नाथ स्वामी, रुकिए यार, इस्कॉन के वरिष्ठ भिक्षु और भक्ति योग के वैश्विक प्रचारक हैं। उन्हें न्यूयॉर्क सिटी में फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर थीम के अंतर्गत आयोजित इंटरफेथ इवेंट में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान आध्यात्मिक शिक्षा, मानवता सेवा और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल, माई भारत 2.0 प्लेटफॉर्म के विकास के लिए किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which ministry signed an MOU with Digital India Corporation for developing the My Bharat 2.0 प्लेटफॉर्म? ऑप्शन है आपके शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSTE, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो माई भारत 2.0 प्लेटफॉर्म के विकास के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। माई भारत 2.0 प्लेटफॉर्म के विकास हेतु युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के बीच 30 जून 2025 को ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। यह प्लेटफॉर्म युवाओं को AI चैटबॉट, स्मार्ट CV बिल्डर और वॉइस असिस्टेड नेविगेशन जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। माई भारत 2.0 का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत के विजन को गति देना है और यह जल्द ही मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध होगा। अगला सवाल है, अटल भूजल योजना की 8वीं राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की अध्यक्षता किसने की है? Who chaired the 8th National Level Steering Committee NLSC meeting for the implementation of अटल भूजल योजना? ऑप्शन है आपके सुश्री वंदना सिंह, श्री उदय प्रताप सिंह, सुश्री देवश्री मुखर्जी या फिर डॉक्टर राजीव रंजन मिश्रा। तो अभी हाल ही में अटल भूजल योजना की 8वीं राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की अध्यक्षता सुश्री देवश्री मुखर्जी द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का, यही है देवश्री मुखर्जी जी। ये तो हम लोगों ने जान लिया। हुआ कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, बैठक में अटल भूजल योजना को जल प्रबंधन में समुदाय आधारित अभिनव पहल के रूप में सराहा गया और सचिव ने हर ग्राम पंचायत में जल बजट अनिवार्य करने और स्थायी भूजल प्रबंधन हेतु अधिक सामुदायिक भागीदारी की सिफारिश भी की है। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कृषि भूमि में पेड़ों की कटाई को आसान बनाने के लिए मॉडल नियम जारी किए हैं? Which ministry recently released model rules to ease the felling of trees on agricultural lands? ऑप्शन है आपके कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या वन एवं भूमि संरक्षण मंत्रालय। तो अभी हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कृषि भूमि में पेड़ों की कटाई को आसान बनाने के लिए मॉडल नियम जारी किया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 29 जून 2025 को पर्यावरण, वन और जल परिवर्तन मंत्रालय
MOEFCC ने कृषि भूमि में पेड़ कटाई के लिए मॉडल नियम जारी किए। यह पहल एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने और किसानों के लिए प्रतिक्रियाएं आसान करने के उद्देश्य से की गई हैं। NTMS पोर्टल यानी कि नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम जल्द शुरू होगा, जिससे डिजिटल अप्रूवल और जियो टैगिंग संभव हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश से जूट और उससे संबंधित उत्पादों के आयात पर किस बंदरगाह को छोड़कर सभी भूमि और समुद्री बंदरगाहों पर रोक लगा दी गई है? इंडिया रिसेंटली restricted jute imports from Bangladesh through all ports except which seaport? मतलब कहना बस इतना है कि भारत जो है बांग्लादेश से जितना भी जूट आता था अलग अलग पोर्ट्स पे, सभी पोर्ट्स पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है सिवाय एक को छोड़कर। वो एक कौन सा है वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके नावा शेवा पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, कांडला पोर्ट या चेन्नई पोर्ट। तो करेक्ट आंसर है आपका नावा शेवा पोर्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यही एकमात्र पोर्ट है जहां से बांग्लादेश अब भारत को जूट का एक्सपोर्ट कर सकता है। अगला सवाल नहीं है, पहले इसका डिस्क्रिप्शन। 27 जून 2025 को DGFT ने बांग्लादेश से जूट और संबद्ध उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए हैं। बंदरगाह प्रतिबंध लगाए हैं। अब ये उत्पाद केवल मुंबई के नावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से ही भारत में आ सकते हैं। यह निर्णय भारतीय जूट उद्योग की रक्षा, डंपिंग रोकने और अनुचित सब्सिडी के कारण लिया गया है। आखिरी सवाल है, हाल ही में भारत के पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत को किस विदेशी निवेश कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? Which foreign investment firm has recently appointed Amitabh Kant as a senior advisor? ऑप्शंस हैं आपके ब्लैकस्टोन ग्रुप, ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट, KKR एंड कोऑपरेशंस या फिर फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग। तो हाल ही में भारत के पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत को फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स इस कंपनी में, विदेशी निवेश कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये भी 27 जून को अमिताभ कांत को कनाडा की कंपनी है ये फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, और इसके वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुए हैं कौन? अमिताभ कांत। वह नीति आयोग के पूर्व CEO और G20 में भारत के पूर्व शेरपा रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति भारत के विकसित भारत 2047 लक्ष्यों के अनुरूप निवेश रणनीति को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। तो ये थे आपके आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्वेश्चंस के कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, ताकि हर जगह हर बच्चों तक छोटे में क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, ज्यादा तामझाम मेरी वीडियोस में नहीं रहता। 10 क्वेश्चन 10 के 10 बढ़िया रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। जरूरत पड़ी 5 मिलेगा 5 करूंगा, लेकिन 50 करके 1.5 घंटे का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जिसका कोई मतलब नहीं है। अब आज देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। किस लेखक को वर्ष 2024 का केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ उपन्यास श्रेणी में मिला है? ऑप्शन है आपके अनीता थम्पी, V शिनीलाल, GR इंदुगोपन या M स्वराज। आंसर आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी तो भोलेनाथ की मर्जी है, जिनको करना हो अच्छी बात है, ना करना हो क्या ही कर सकता हूं मैं। बट जब भी नाम लिखिएगा तो किस उपन्यास के लिए मिला था वो भी जरूर लिखिए, क्योंकि मैंने बताया है कल की वीडियो में। ठीक है, इससे आप लोगों को ही फायदा होगा। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।